नमस्कार, मैं हूं शरद द्विवेदी और हमारा आज का मुद्दा है मध्य प्रदेश में हिंसा की आग। कौन कर रहा गुनाह? आखिर कौन है जो पश्चिम बंगाल से मैं तुलना नहीं कर रहा हूं, लेकिन मध्य प्रदेश में महू के बाद गुनाह और गुनाह के बाद किस तरफ, कौन है इसके पीछे? जाहिर तौर पर इसके पीछे वो लोग भी हो सकते हैं जो सीमा के उस तरफ हैं और जिन्होंने मणिपुर में मेतेई और नागा के बीच में हिंसा की आग भड़काने की कोशिश की और नाम आया हमारे पड़ोसी मुल्क में काम करने वाली एक खुफिया एजेंसी का। बहरहाल कई बड़े सवाल हैं, लेकिन किसी भी उकसावे में, किसी भी नाराज़गी में नहीं आना है और मध्य प्रदेश की जो शांति के टापू और मिलजुल कर रहने की छवि है उसको इंटैक्ट रखना है। ये मैसेज अपने मन में रखिएगा। पहले देखिए ये रिपोर्ट छोटी सी और उसके बाद फिर हम डिबेट की तरफ चलते हैं। ये तस्वीरें ना तो उत्तर प्रदेश की हैं और ना ही पश्चिम बंगाल के किसी शहर की। ये तस्वीरें हैं एमपी के गुना की। हनुमान जयंती के दिन यहां शोभा यात्रा के दौरान कर्नलगंज मस्जिद के पास हमला बोल दिया गया। छतों से पत्थर फेंके गए और तलवारें लहराई गईं। इस घटना के बाद से शहर में तनाव के हालात बने हुए हैं। घटना को देखकर कहा जा सकता है कि ये कोई अकस्मात घटना नहीं थी, बल्कि पूरी तैयारी के साथ हमला बोला गया। ये पहला मौका नहीं है जब एमपी में तीज त्योहारों के दौरान ऐसी घटना घटी हो। 2 साल पहले खरगोन में रामनवमी के जुलूस के दौरान बड़ी हिंसा भड़की थी। कुछ दिन पहले महू में टीम इंडिया के जीत के जश्न के दौरान लोगों पर हमला बोला गया। हमेशा की तरह गुना हिंसा पर भी सियासत शुरू हो चुकी है और बीजेपी कांग्रेस आमने सामने है। इस तरह से यदि धार्मिक उन्माद फैलाने का कोई कोशिश करेगा और इस तरह से त्योहार और हिंदू यात्राओं को रोकने की कोशिश करेगा तो ये उचित नहीं है। जो दोषी हैं उन पर कार्रवाई होगी। कुछ ऐसे संगठन जो कि नफरत फैलाते हैं, जो कि दंगे फसाद कराते हैं, उनको क्यों इजाजत दी जाती है कि वे जुलूस के रूप में डीजे लगाकर मस्जिदों के सामने से निकलें? ये प्रशासन क्यों मंजूरी देता है? ये डबल इंजन की सरकार की मानसिकता है, नफरत फैलाकर दंगे फसाद कराने की, राजनीतिक लाभ को। लेकिन अब मध्य प्रदेश आमतौर पर बेहद शांत प्रदेश माना जाता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में त्योहारों के दौरान जो घटनाएं सामने आई हैं, उन्होंने सवाल खड़े जरूर किए हैं। क्या मध्य प्रदेश में साजिशन इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, या फिर कहीं ना कहीं प्रशासन को ऐसे मौकों पर अतिरिक्त सतर्कता बरतने की जरूरत है? जो भी है, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा समझदारी आम जनता को ही दिखानी होगी। बशीर भट्ट साहब का एक शेर है, लोग टूट जाते हैं एक घर बनाने में, तुम तरस नहीं खाते बस्तियां जलाने में। हमारे मोबाइल की स्क्रीन पर अगर स्क्रैच आ जाता है, वो गिर जाती है, या कोई गिरा देता है घर में, या कोई मित्र हाथ में लेता है गिर जाती है, हमारे दिल पर ऐसा लगता है छुरियां चल जाती हैं। और जब ये दंगे फसाद होते हैं तो किसकी मोटरसाइकिल है? रहमान की है या सुरेश की है? क्या फर्क पड़ता है? आग लगानी, आग लगा दी। कितने बड़ी मुश्किल से अपना घर बनवाया, पत्थरों से भर दिया घर, कार में आग लगा दी। मुर्शिदाबाद में 100 करोड़ की संपत्ति, अब तक जो प्रारंभिक अनुमान है, वो नष्ट हो चुकी है। किसकी है ये संपत्ति? सरकार की भी होगी और आम आदमी की भी होगी। कितनी मुश्किल से हम एक चीज तैयार करते हैं। एक शर्ट खरीदना हो, एक कोट खरीदना हो, एक टाई खरीदना हो, और हाथ में पत्थर लिए और आंखों में वहशत लिए। ये कौन लोग हैं जो सड़कों पर उतर आते हैं तो न हिंदू पहचानते हैं न मुसलमान पहचानते हैं? सोचिएगा जरूर इस पर। बंसल न्यूज के सवाल देखिए, क्या मध्य प्रदेश में माहौल बिगाड़ने की कोशिश हो रही है? दूसरा सवाल, त्योहारों पर होने वाली हिंसा किसी साजिश का हिस्सा तो नहीं है? क्या ऐसे मामलों को सियासत से ऊपर उठकर देखने की जरूरत है? 3 बड़े सवाल। और चलिए अब चलते हैं मेहमानों की तरफ। हमारे साथ
मेरे साथ स्टूडियो में है मिलन भार्गव, युवा बीजेपी नेता प्रवक्ता। बहुत स्वागत करता हूं मिलन जी आपका। संगीता शर्मा हैं कांग्रेस प्रवक्ता, वो हमारे साथ हैं, उनका बहुत स्वागत है। और जगदीश द्विवेदी जी हैं सीनियर जर्नलिस्ट और पॉलिटिकल एनालिस्ट, उनका भी स्वागत है। जगदीश जी, क्या लगता है आपको, अभी ज़्यादा वक्त नहीं हुआ जब मणिपुर हिंसा के संदर्भ में ये चौंकाने वाली रिपोर्ट आई थी कि इसके पीछे आईएसआई का हाथ है। उसने वहाँ फर्जी बहुत सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए और आपस में ही दोनों समुदायों को, जिनके बीच में तनाव था वहाँ, उनको लेकर बहुत ही आपत्तिजनक चीज़ें डालनी शुरू की और डीप फेक जैसी टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से वहाँ ये आग भड़की। भारत अगर दंगा फसाद की चपेट में आता है, जो दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था है, तो किसको फायदा होगा? जी शरद जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि ये सोशल मीडिया ने हमें सुविधाएं दी हैं, तो सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारी चीज़ों में दुष्प्रचार हो रहा है। मणिपुर वाला जो आपने कहा, जिसने भी उसकी पूरी रिपोर्ट पढ़ी होगी, हमने आपने जितनी उसमें देखी है, वो तो बहुत चौंकाने वाली है। मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें, हम मुर्शिदाबाद के संबंध में बात करें, उत्तर प्रदेश के संबंध में बात करें, शरद जी ये जितना जो कुछ भी हो रहा है, इसमें सोशल मीडिया की कहीं ना कहीं बहुत बड़ी भूमिका है शरद जी। और सोशल मीडिया पे ग्रुप बन जाते हैं, कुछ अतिवादी लोगों को इसमें जोड़ लिया जाता है, फिर नफरत भरे मैसेज फैलाए जाते हैं और उसके बाद ये सब होता है। महू में क्या हुआ था वो भी सबने देखा है, गुना में क्या हुआ वो भी सबने देखा है। और मेरा मानना इसमें यह है कि वैसे आपका जो तीसरा सवाल था, सबसे बड़ी बात यह है कि इसको हमें दलगत राजनीति से अब ऊपर उठ के देखना पड़ेगा शरद जी। बहुत सेंसिटिव मुद्दा ये बन गया है, पुराने जमाने का दौर चला गया है। आज 1 मिनट के अंदर खबर पूरे देश में जो है आग की तरह फैलती है। सोशल मीडिया इतना एक्टिव है, तो कम से कम धर्म के आधार पर वैमनस्यता ना फैले। बहुत अच्छी बात कही दिग्विजय सिंह ने, मैं सहमत हूं कि हम क्यों इजाजत दें एक धर्म के लोगों को दूसरे धर्म के मंदिर के सामने जाने से ना दें, मस्जिद के सामने से जाने ना दें। आप अपना काम करिए, मस्जिद आप अपना त्यौहार मनाइए, वो अपना त्यौहार मनाएं। बावजूद इसके कि कई बार इस तरह की प्रशासन भी चूक करता है और कुछ लोगों की मैं बात कर रहा हूं, जिनका मकसद ही केवल अशांति फैलाना है, वो कहीं ना कहीं, अगर ये रिपोर्टें भी आती हैं तो मैं नहीं मानता हूं कि गलत है, कि वो कहीं ना कहीं अतिवादी संगठनों से जुड़े होते हैं या उसके साहित्य से प्रभावित होते हैं, उसकी मानसिकता से प्रभावित होते हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाए सरकार और ऐसी नसीहत दे कि ये दोबारा इस तरह के काम ना हो शरद जी, तभी इस स्थिति को संभाला जाएगा। मध्य प्रदेश हमारा बहुत शांत है, लेकिन जो भी घटनाएं आ रही हैं, जैसे जो महू में हुआ, जो यहाँ हुआ, ये शरद जी मध्य प्रदेश के लिए तो कम से कम चिंताजनक है। बिल्कुल आपने ठीक कहा। और कुछ समय पहले जगदीश जी हम लोग एक डिबेट में थे, तो ये सवाल हमने किया था कि क्या जगदीश द्विवेदी जी ने कभी पत्थर हाथ में उठाया है? शरद द्विवेदी ने क्या पत्थर उठाया है? मिलन भार्गव जी ने उठाया है क्या? संगीता जी कभी नाराज होकर किसी गाड़ी में आग लगाने के लिए गई हैं क्या? ये कौन लोग हैं जिनके भीतर ये कलेजा है कि आग लगा दो, पत्थर मारो, चाहे मंदिर हो, मस्जिद हो, उस तरफ बढ़ चलो? ये कौन लोग हैं? इनको पहचानना बहुत ज़रूरी है। ये सबसे अहम सवाल है। मिलन जी, देखिए, निश्चित तौर पर इनकी पहचान देश जान चुका है। ये एक कट्टरपंथी सोच के लोग हैं, जो जिनकी मानसिकता जब पैदाइश होती है तब से लेकर डेवलप की जा रही है। दुर्भाग्यपूर्ण है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि जय श्री राम के नारे लगाने के लिए स्थान तय किए जा रहे हैं। अपने ही देश में, राम के देश में अब जय श्री राम के नारे लगाना, जयकारे लगाना कांग्रेस पार्टी के लिए देखिए आप कितना चिंताजनक विषय है। वो कह रहे हैं कि रास्ते क्यों तय कर दिए जाते हैं। अरे कौन सा रास्ता? भारत की गली और मोहल्लों को आप तय कर रहे हैं कि यहां से सेंसरशिप रहेगी, यहां से जयकारे नहीं लगेंगे, जुलूस नहीं निकलेगा। अरे पहले से निकलते आए, कोई पहली दफा थोड़ी हुआ है। और जिन्होंने किया है उन्होंने ही महू में किया था, उन्होंने ही खरगोन में किया था, वही लोग पश्चिम बंगाल में कर रहे हैं। लगातार हो रहा है। और निश्चित तौर पर ये कट्टरपंथी सोच जिसको कुचलना आवश्यक है, और शासन बहुत अच्छे से जानता है, कड़ाई के साथ और संवेदनशीलता के साथ कार्रवाई करता है शरद जी। लेकिन ये चिंताजनक विषय इसलिए है कि इस कट्टरपंथी सोच के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय जो गिरोह कामयाब होते दिख रहे हैं या उनके पीछे जो लोग हैं, लेकिन इस देश में कांग्रेस पार्टी जिस प्रकार से खड़ी स्टैंड ले रही है पत्थरबाजों के साथ, और दुर्भाग्यपूर्ण है। वो साधु संतों को सांड की संज्ञा दे देते हैं कि सांड है साधु संत, उचक्के हैं, और वहीं आप पत्थरबाजों के साथ खड़े, तो स्टैंड क्लियर है वो किनके साथ है, हम किसके साथ हैं। और हमारी सोच, हमारा स्टैंड सकारात्मक है, ना ही हमारे हाथ में पत्थर है।
लेकिन हमारे हाथ में जो सहिष्णुता है उसकी परीक्षा बार बार इस समाज ने ली है और हमने हमेशा दी है, लेकिन ज्यादा परीक्षा ना ली जाए मुझे लगता है, क्योंकि समाज भी आक्रोशित है, क्योंकि ये दशकों से जो चीजें हो रही हैं आखिर अब क्यों हो रही हैं लगातार। चलिए ठीक है, आपको जय श्री राम से नफरत हो सकती है कांग्रेस पार्टी को, लेकिन भारत की क्रिकेट टीम जीतती है तो उस पर क्यों पथराव होता है? उसमें किस प्रकार से कहा जाता है कि साहब बम फटाके फेंके गए, जब वीडियो सामने आया तो दूध का दूध पानी का पानी हुआ, फिर क्यों ये नहीं गए? और जिस प्रकार से दिग्विजय सिंह जी की तो बात रहने दीजिए, उनके पार्टी के नेता, उनके लोग उनको माफिया कहते हैं, ठीक है, अब तो जनता अब उनको गद्दार कहने लगी। इस प्रकार के स्टैंड लेने के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है, उनको चिंता करनी चाहिए कि राजनीति के इस पड़ाव पर आकर उन्होंने राजनीति में कमाया क्या? सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति करते करते हिंदुओं को गरियाते गरियाते पूरा जीवन जीत गया, लेकिन आज भी उनका पेट नहीं भरा। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दलगत राजनीति से ऊपर उठना पड़ेगा, ये एक बड़ा सवाल है। संगीता जी क्या कहेंगी? मिलन जी का कहना है कि कांग्रेस इसके पीछे है, उसे हर चीज़ से आपत्ति है, हर चीज़ के पीछे कांग्रेस खड़ी होती है, और दिग्विजय सिंह इसमें कहीं ना कहीं सामने आ ही जाते हैं। जी देखिए शरद जी, ये हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार ने जो यहाँ बैठकर कांग्रेस पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि हमको राम के नाम से नफरत है। मैं इन पर आरोप लगाती हूँ कि इन्हें सांप्रदायिक हिंसा कराने में इन्हें वोट मिलते हैं, और ये जब जब सांप्रदायिक हिंसा आते हैं तब ये सरकार बनाते हैं। ये वही लोग हैं कि चामुंडा माँ के मंदिर में भाजपा का विधायक का बेटा 2 बजे रात को जब माता जी शयन करती है तब उसे जगाकर उनके बेटे को पत्थरों से मारते हैं, पिटाई करते हैं। ये हिंदू धर्म के ठेकेदारों से मैं पूछना चाहती हूँ। और ये क्या कहेंगे कि हम राम नहीं बोलते? किसने कहा? हम भी हिंदू हैं, हम भी राम बोलते हैं। परंतु एक बात मिलन जी याद रखना, और हमेशा अपनी पार्टी को भी सिखाना, ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, आ जाए बुराई पे तो इंसान बुरा है। आप अगर कोई आपराधिक प्रवृत्ति का है, चाहे वो हिंदू सेना में हो चाहे वो मुस्लिम सेना में हो, और जब उसके ऊपर आपराधिक रिकॉर्ड है, तो ऐसे जब सांप्रदायिक दंगे होने की आशंका होती है तो आपका पुलिस प्रशासन क्या करता है, आपकी सरकार क्या करती है, और क्यों उन्हें पहले से अंदर की क्यों नहीं करती है? ये क्योंकि आपकी एक रणनीति है, क्योंकि ये आपका एक एजेंडा है, और उस एजेंडे को बढ़ाने के लिए आप मस्जिद के सामने जाके जय जय श्री राम करेंगे। अरे हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है कि भगवान राम का नाम चिल्ला कर लिया जाए। भगवान राम सोबर थे, मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उनका नाम जय जय श्री राम ऐसे करके बोला जाता है। ये चिल्ला चिल्ला कर लोगों को गालियों की तरह राम नहीं लिया जाता है। ये भाजपा को सीख लेना चाहिए और भाजपा के नेताओं को भी सीख लेना चाहिए। ये वही भाजपा के नेता हैं जो जैन मुनियों को जाकर रास्ते में पिटाई करते हैं। ये वही भाजपा के नेता हैं जिन्होंने गौ माताओं के गौशालाओं में जा जाकर गौ तस्करी की है और ट्रकों में पकड़ाए हैं गमछा ओढ़कर। ये भाजपा हमसे हिंदुत्व की बातें न करे। लेकिन ये बताइए, मेरा संगीता जी ये सवाल आप दोनों से है कि क्या बीजेपी के कुछ लोग, कांग्रेस के कुछ लोग जनरलाइज कर दें, उसको लिख दें कि ये बीजेपी है, ये कांग्रेस है? कैसे इन्होंने भगवान राम के लिए ऐसा कह दिया? कैसे कांग्रेस पार्टी के लिए उन्होंने कह दिया कि भगवान राम से हमें नफरत है? यही सवाल तो मैं खड़ा कर रहा हूँ। संघ और भाजपा नफरत फैला रही है। इस देश में यदि नफरत फैलाने का काम किया है और हिंसा फैलाने का काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जब भारतीय जनता पार्टी का प्रशासन है, तो क्यों ऐसे सांप्रदायिक दंगे होते हैं? क्योंकि इन्हें चुनाव जीतना होता है, इन्हें प्रोपेगेंडा करना पड़ता है। नहीं, ऐसी चीजें हम ना बोले, ऐसी चीजें ना बोले। शरद जी एक बात और कहना चाहती हूँ कि इन हिंदुओं के फर्जी ठेकेदारों की सरकार में हिंदू जो है खतरे में है। ये सबसे बड़ा ना कोई खतरे में नहीं, ना हिंदू खतरे में है ना मुसलमान खतरे में है। संगीता जी कोई खतरे में नहीं है। चलिए मैं लौटता हूँ, अभी सेकंड राउंड है। जी बोलिए मिलन जी, बहुत संक्षेप में। साधारण सा प्रश्न मेरा आपके माध्यम से, क्योंकि संगीता जी मेरे प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाएंगे, लेकिन आप एक प्रश्न जरूर करिए उनसे कि आप राम को इतना मानते हैं। चलिए ठीक है, आप मानते होंगे, तो राम जन्मभूमि पर जो राम मंदिर बना है वहां आप गई अभी तक, या सोनिया जी, राहुल जी जाएंगे और आप में हिम्मत है जाएंगे? दूसरा प्रश्न, ये पत्थरबाजी जो हुई उन पर कार्रवाई कांग्रेस पार्टी चाहती है नहीं चाहती? स्टैंड क्लियर कर लीजिए, आपको क्लियरिटी आ जाएगी। अब थोड़ा धैर्य से सुनिए ना संगीता जी, इसमें चीखना चिल्लाना आराम से। संगीता जी बिल्कुल आराम से डिबेट है। हाँ, ये युद्ध नहीं हो रहा है या गोलाबारी करना शुरू हो गई आप? नहीं, बात करिए। अरे ऐसे भाव आप चेहरे पे रखेंगे आप लोग तो दिक्कत हो जाएगी फिर। संगीता जी बहुत सामान्य होकर चर्चा कीजिए, बहुत सामान्य होकर। मैं आज
इस शरद जी, डिबेट में ये पत्थरबाजों के बताना साथ ये चाहती खड़े कि भारतीय हैं, जनता धर्मांतरण पार्टी करने की वालों के हिस्ट्री साथ ये है। खड़े हैं, तो जिहादी लोगों ताकतों के को साथ ये खड़े हैं। दुर्भाग्य। और जब इस देश की सेना आतंकियों को ठोक करा दी तो प्रश्न कहां से आता है? इन्हीं कांग्रेस पार्टी जो संगीता जी की पार्टी से, और दिग्विजय सिंह जी जो सवाल उठा रहे हैं, यही सवाल उठाते हैं। तो ये स्टैंड तो क्लियर है ना, वो किसके साथ है, हम किसके साथ हैं। खाते यहाँ की गाते वहां की, दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। मुझे तो ये डर लग रहा है कि कहीं आसपास कुछ रखा तो नहीं है कि कहीं कहीं प्रहार हो जाए। कल टीवी डिबेट्स में ये भी देखने को मिल जाए कि एंकर भी अपने बचाव के लिए कुछ लेकर आया है। अब संगीता जी तो सुन ही नहीं रही है, पता नहीं उनका देख लीजिए भैया, उनका ईयरफोन ठीक है कि नहीं है। हाँ, चल मैं जगदीश जी आपकी तरफ आता हूं। यहां तो ऐसा लगता है कि युद्ध का भाव हम चेहरे पर ही देखने लगते हैं। पता नहीं क्या राजनीतिक दलों को और उनके चिंतन को हो गया है कि वो ये मानकर बैठ गए हैं कि एग्रेशन दिखाना। मैं बार बार यहां प्रवक्ताओं से अनुरोध करता हूं कि आपके मेंटर जो दूसरी तरफ बैठे हैं वो आपको देख रहे हैं, तो ये मत सोचिए कि आप कोई कुश्ती लड़ने गए हैं, कहीं रेसलिंग कंपटीशन में आए कि अरे आज बहुत अच्छा किया संगीता जी, आज तो आपने बोलने ही नहीं दिया, मिलन जी आज तो छा गए आप, क्या धारदार तर्क थे आपके। ये डिबेट नहीं है सर, ये बिल्कुल नहीं है। संगीता जी, मिलन जी, जगदीश जी, शरद जी, ये डिबेट नहीं है। जगदीश जी बताइए जी। शरद जी, पहली चीज तो ये जो सबसे बड़ी है कि एक ताकत कोई ना कोई, जो मेरे को लगता है, जैसे कहा कि अभी बातचीत चल रही थी हिंदू खतरे में है, एक ताकत शरद जी कहीं ना कहीं एक ऐसी ताकत कोई पर्दे के पीछे काम कर रही है जो इस देश के मुसलमानों में असुरक्षा के भाव को बढ़ा रही है। शरद जी, मुझे लगता है ये उसका जो परिणाम है ये आ रहे हैं। एक तो इस पर कहीं ना कहीं सरकार को विचार करना पड़ेगा। जो दूसरी बात जो मिलन जी कह रहे थे, मैं उसमें सहमत हूं। अगर और कांग्रेस क्यों, क्योंकि कांग्रेस के लोग जब मैं इस तरह की बातें कहता हूं तो शायद उन्हें लगता है कि मैं एक पक्षीय होकर बोल रहा हूं। मेरा एक पक्षीय होने का कारण नहीं है। ठीक है, धार्मिक स्थानों पर पत्थर फेंकते हैं, आप उसका विरोध करिए। मैं सहमत हूं मिलन जी की इस बात से कि जब इंडिया की जीत पे जुलूस निकलता है उस पर पत्थर फेंकते हैं, और कांग्रेस जब उस पर चुप रहती है तब तो सवाल शरद जी खड़े होते हैं कांग्रेस पे। मैं बहुत निष्पक्षता के साथ कह रहा हूं, उस पर भी बोलिए। आपको लगातार बोलना पड़ेगा, तब आप किसी दूसरे पक्ष में भी दिखेंगे। और इस तरह की जो घटनाएं हैं इन पे मैं अभी भी ये कह रहा हूं कि जैसे आज बीडी शर्मा जी की बात मुझे बहुत अच्छी लगी। उन्होंने विधायक पुत्र के मामले में कहा कि किसी का भी बेटा हो, सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और कानून अपना काम करेगा। होना शरद जी यही चाहिए, लेकिन कई बार ऐसा नहीं होता और प्रशासनिक अधिकारी भी दबाव में आके इस तरह की कार्रवाइयां कर जाते हैं या इस तरह की इजाजतें दे देते हैं जो बाद में विवाद का शरद जी कारण बनती हैं। इन सारी चीजों पर भी हमें ध्यान देना होगा शरद जी। बिल्कुल जगदीश जी, और चिंता की बात यह है, जैसा हम सुनते हैं, एक सीनियर आईपीएस ऑफिसर जो रिटायर्ड हैं डीजीपी लेवल पर, उन्होंने एक बार हमसे कहा था कि अंग्रेज़ों के समय चुनौती ये थी कि जो पुलिस थी वो अंग्रेज़ों की पुलिस कहलाती थी। आज जो मुर्शिदाबाद की पुलिस है उस पर आरोप लगता है कि वो टीएमसी की पुलिस है। आप ईश्वर ना करे कि वो स्थिति हो कि राज्यों में सरकारों की पुलिस होने लगी। ये साहब, ये स्टालिन साहब की पुलिस है, ये टीएमसी की पुलिस है, ये बीजेपी की पुलिस है, ये कर्नाटक है, ये कांग्रेस की पुलिस है। क्या स्थिति बनेगी देश में, क्या स्थिति बनेगी? हम कभी कल्पना करते हैं यहाँ स्टूडियो की 25 मिनट की बहस में हम बहुत कुछ कह जाते हैं, लेकिन ये देश हम सबका है साहब। मिलन जी, निश्चित रूप से देखिए, आपकी जो चिंता है वो जग जाहिर है, और ये कहीं ना कहीं ये स्टैंड लिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से कि ये हिंदू मुस्लिम हो, और धार्मिक और उन्माद जिस प्रकार से फैलाकर ये सत्ता में वापसी कर सकें और ये बता सकें कि साहब सत्ता में हम ही रह के आपको सुरक्षित कर सकते। और जगदीश जी ने बहुत अच्छी बात कही कि असुरक्षा का जो भाव पैदा किया, इस पर भी आए हम थोड़ा। कांग्रेस बीजेपी पर आरोप लगा दे, बीजेपी कांग्रेस, जो भी हमारी मशीनरीज हैं, सरकार के पास बहुत शक्ति है। मोहन जी बहुत एग्रेसिव प्लेयर हैं पॉलिटिक्स के, बहुत बढ़िया काम करने का उन्होंने जिस तरह कम समय में अपनी एक छवि बनाई है, पूरे सिस्टम को भी ये ताकत में कितनी जल्दी हम पकड़ लें उन बदमाश तत्वों को, सामने लाकर खड़ा कर दें। हमारा इंटेलिजेंस सिस्टम क्या करता है जब हनुमान जयंती पर एक जुलूस पत्थरबाजों को इकट्ठा कर लेता है? क्या होता है जब रामनवमी के जुलूस के पहले हमें इनपुट नहीं मिल पाता है? देखिए, वही मैं आ रहा हूँ, वही धीरे धीरे जा रहा था शरद जी।
जैसे ही पुलिस प्रशासन कार्रवाई करता तो यही कांग्रेस तो खड़ी हो जाती कि साहब एक धर्म के लोगों पर कार्रवाई हो रही। अब पत्थरबाज यदि वो मुसलमान निकल रहा है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को उसको पत्थरबाज मानना चाहिए, उनको कट्टरपंथी मानना चाहिए। वो असामाजिक तत्व में कोई मुसलमान अकेले थोड़ी हैं, इसको जिम्मेदार ठहरा देंगे साहब मुस्लिम समाज के पीछे भारतीय जनता पार्टी पड़ी, तो ये साजिश और जो षड्यंत्र है उसका खुलासा हो जाता है। ये एक पक्षीय जो बयान कांग्रेस पार्टी का लगातार आ रहा है, ये देश के लिए खतरे का घंटी है और ये चाह रहे हैं लगातार कि धार्मिक उन्माद फैले, इसीलिए शरारती तत्व हैं। आखिर क्या कारण है कि वो जुलूस तो पहले भी निकलता है, वर्षों से निकल रहा है, इसी बार क्यों पथराव हुआ, महू के बाद वो क्यों हुआ? क्योंकि ये सोची समझी साजिश है और इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है और जो भी शरारती तत्व हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होगी, कड़ी के साथ कार्रवाई होगी। ये बहुत ज़रूरी चीज़ है क्योंकि हम जिस ज़माने में हैं वहाँ डीप फेक है। आपको पता नहीं है कि मोबाइल पर, जैसा जगदीश जी ने कहा, क्या क्या वीडियोस आ जाएंगे, किस तरह की अपील आ जाएगी। जिस तरह से हमने प्रभु श्री राम को मारीच के पीछे जो स्वर्ण मृग बन गया था, वही समय है आज का कि आपको लगेगा आपका धार्मिक नेता, जो बहुत बड़ा नेता है, वो घायल पड़ा, ईश्वर ना करे, मैं कल्पना करके बता रहा हूँ, माथे से खून निकल रहा है और चारों तरफ बट गया वीडियो, वो बिल्कुल सुरक्षित हैं, लेकिन वो आग लग गई, लोग निकल पड़े। तो ये बताना राजनेताओं का काम है, बजाय इसके कि आप खराब। संगीता जी। बहुत सुंदर। बिल्कुल शरद जी, बहुत अच्छी लाइन आपने ली है। मैं यही बताना चाहती हूँ कि ये सरकार का फेल्यूर है, प्रशासन का फेल्यूर है और आरोप कांग्रेस पर लगा दिए जाते हैं, बड़ी आसानी से लगा दिए जाते हैं। मुझे शर्म आती है जिस तरीके से जो भार्गव जी जैसे नेता यहाँ बैठ जाते हैं और सीधा आरोप उठाकर कांग्रेस पे लगा देते हैं, या तो कह देते हैं कि हम राम के विरोधी हैं या हम तो राम से नफरत करते हैं। इन्हें भगवान राम की परिभाषा नहीं पता है कि ये नहीं जानते हैं कि सब नहीं होते हैं, कुछ होते हैं। जैसे आप लोग मुस्लिम विरोधी हैं, आप लोग कह रहे हैं ना कि हम मुस्लिमों के खिलाफ हैं, मुस्लिम विरोधी हैं आप लोग, है ना, यही कहना चाहते हैं ना आप, और ये बताना चाहते हैं कि कांग्रेस मुस्लिमों के साथ है। आपको हमारी विचारधारा ही नहीं पता है, आप यही नहीं जानते कि हम सब धर्मों के साथ है और हमारा धर्म ग्रंथ भी यही कहता है कि सबको साथ लेकर चलो, और हमारा भगवान राम पे किसी तरह का कोई वेर नहीं है। इन्होंने केवल हमारी छवि को बताना चाहा है और इनकी सच्चाई इनके चेहरे पे दिख रही है, इनकी हंसी दिख रही है, जिस तरीके से मुस्कुरा रहे हैं ना, इसके पीछे बहुत नफरत भरी हुई है और ये नफरत फैलाने का काम भाजपा की आईटी सेल करती है। इन्हीं के भाजपा के जो नेता होते हैं ना, ध्रुव सक्सेना जैसे, वो जाकर और ISI का काम करते हैं, इनकी पार्टी में पदाधिकारी होते हैं और भाजपा के ही कई लोगों के नाम माननीय दिग्विजय सिंह जी ने जाहिर किए हैं और सूची अपने ट्विटर पे लिखी है। सिंगार जी का संबोधन याद है संगीता जी के लिए पाल रखा है और ये भाजपा के पदाधिकारी हैं। उस सूची के बाद से पूरी भाजपा घबराई हुई है और मैं आपको ये भी बता देना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का ये एजेंडा है, इससे उसको फायदा मिलता है, ये अपने ही लोगों से कमाते हैं और धर्म किसी धर्म विशेष जाति पर जाकर नाम लगा देते हैं। सच्चाई सामने आना चाहिए। मिलन जी आप पूरी ताकत लगाइए हिंदुओं को आतंकी बताने के लिए, कि हम पूरी ताकत लगाएंगे। हिंदू कितना गौरव का विषय है और हमारी संस्कृति बड़ी गौरवशाली है, हम किसी का अहित नहीं करते ना अतिक्रमण करते। कभी आपने देखा कि हिंदुओं के द्वारा पथराव किया गया हो? इतने वर्षों 500 वर्ष की लड़ाई लड़ी है हिंदुओं ने, आपसे भी लड़ लेंगे साहब। आपकी मानसिकता जो जिस प्रकार की हो रही है, साधु संतों को गोली मारने से लेकर आज पेट नहीं भरा तो उनको सांड कह रहे हैं, उनको पोषित कर रहे हैं। आपने क्या कार्रवाई की? ठीक है, हम बहुत बड़े हिंदुओं के ठेकेदार नहीं है, लेकिन आप यदि अपने आप को ठेकेदार मान रहे हैं तो वो तो कार्रवाई करके दिखाइए ना, जो साधु संतों को गाली दे रहे हैं। चलिए मैं ये सोच रहा था, संगीता जी थोड़ी देर सुन लीजिए, आग्रह आप बड़ी विद्वान राजनेता हैं। मेरी आवाज मिल रही है संगीता जी? ऐसे ही बता दीजिए, आवाज मिल रही है मेरी? मेरी आवाज मिल रही है ना आपको? मेरी आवाज मिल रही है संगीता जी? पुलिस क्या कर रही है? आपकी पुलिस क्या कर रही है, बताइए ना। संगीता जी आवाज जा रही है मेरी? कंक्लूडिंग रिमार्क आपका। जी जी सर जी, सबसे पहले चीज तो ये कि बिल्कुल जो कट्टरवाद है, चाहे वो हिंदू कट्टरवाद हो चाहे मुस्लिम कट्टरवाद हो, इसके को लेके जो सरकार की एजेंसियां हैं उनको बहुत ज़्यादा सतर्क होना चाहिए, क्योंकि सबसे बड़ा जो भी शरद जी हो रहा है, इसके पीछे आप जाएं तो अगर आप इसके पार्ट्स में जाइए तो आप देखिए बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप ऐसे फैल गए हैं जिनमें ये जहर बहुत तेजी से फैलाया जा रहा है और यही सब चीज़ें जो रूप आप देख रहे हो ये उसमें आ रही हो। जहाँ तक राजनीति की बात है तो राजनीति तो इन मसलों पर शरद जी चलती है और चलती रहेगी। बड़ी जिम्मेवारी प्रशासनिक तंत्र की है, पुलिस की है कि वो ऐसी घटनाओं पर नज़र रखे और जो इंटेलिजेंस है और पुलिस को अपनी वर्किंग जो है वो शरद जी और
बारीक करने की जरूरत है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो भी ये घटनाएं हो रही हैं, मैं इसको पुलिस का फेल्योर मानता हूं। आपको कैसे नहीं पता चल रहा है कि मस्जिद में क्या हो रहा है, क्या कर रहे हो आपको कैसे नहीं पता चलता कि कौन से लोग साजिश करने वाले हैं? क्योंकि आपकी पुलिस की, मैं यहां चूंकि आलोचना नहीं करना चाहता, वो दूसरा सब्जेक्ट है। कई जगह पुलिस की प्राथमिकताएं कुछ और हो गई हैं शरद जी, इसलिए भी ये घटनाएं बढ़ रही हैं। ये कड़वा सच भी स्वीकार करना पड़ेगा हमको। लेकिन मुझे लगता है कि टीवी चैनल में आने के पहले रक्तचाप का परीक्षण होना चाहिए, एंकर का भी और प्रवक्ताओं का भी, और जगदीश जी आप जैसे तटस्थ प्रेक्षकों का भी। और साथ ही मैं सोच रहा था, अगर शाब्दिक हिंसा में भी ताजीराते हिंद दफा भारतीय संविधान के तहत तो कम से कम कोशिश करता हूं शाब्दिक हिंसा के लिए भी अगर धाराएं होती तो पता नहीं स्टूडियो से निकलते हुए एंकर सहित 2-3 लोग गिरफ्तार हो जाते कि अरे बाप रे, इतनी भयानक हिंसा की इन्होंने शब्दों से, पकड़ लीजिए इनको, तुरंत गिरफ्तार कीजिए। हम सब संयम से बात करें, चेतना से बात करें। हम एक दूसरे के दुश्मन नहीं हैं। बीजेपी है तो कांग्रेस है, कांग्रेस है तो बीजेपी है, पक्ष है तो विपक्ष है, विपक्ष है तो पक्ष है। आप हटा दीजिए, ये ताली क्या इसके बिना बजेगी? यही पक्ष और विपक्ष है सर। इतनी बात नहीं समझ रहे हैं हम। सिर्फ सत्ता के लिए 5 साल के लिए, अरे कुर्सी कभी किसी की हुई है भाई साहब? शोहरत की बुलंदी भी पल भर का तमाशा है, जिस शाख पे बैठे हो वो टूट भी सकती है। तो मत करिए इसके लिए इतनी कड़वाहट मत फैलाइए, शांति से बात करिए, समझिए चीज़ों को, रखिए आगे और आगे बढ़िए। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।